Assalamualaikum. So like we have already discussed the MCQs and BCQs of emergency procedures and we are now discussing the OSPs and vivas of this topic. तो जितने भी हो सकेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे. अभी फ़िलहाल हम OSP पर हैं, वाइवा पर भी जाएंगे. हमने MCQs की जितनी वीडियोस बना सकते थे इंपॉर्टेंट की बना ली. अच्छा, इस पर स्टेशन नंबर 1 लिखा हुआ है. हो सकता है कि आपके पास स्टेशन नंबर 2, 3 या 4 किसी पर भी आ जाए. जितनी भी वीडियोज़ हम वाइवा OSP पर करेंगे 50% या उससे ज़्यादा जो है वो रिलेट करता है आपके वाइवा OSP में, क्योंकि कुछ ही चीज़ें होती हैं जो वाइवा OSP में पूछने जैसी होती हैं. तो वो अक्सर जो है वो हर 3-4 साल में रिपीट होकर आ रही होती हैं. तो 50% से ज़्यादा जो है वो स्टेशन रिपीट हो रहे होता है. चलें, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट. तो ये डिफिब्रिलेटर है. कार्डियक अरेस्ट के 4 वार्निंग साइंस पूछे हैं. अगर ये सवाल आपसे वाइवा में हो जाता है तो आपने टू द पॉइंट आंसर करना है जी. लाइट हेडनेस, डिजनेस, सिनकोप, चेस्ट पेन. और अगर रिटर्न में आ जाता है तो थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाने के लिए द 4 कार्डियक अरेस्ट वार्निंग साइंस आर, और उसके बाद लाइट हेडनेस, डिजीनेस, सिनकोप और चेस्ट पेन से लिख दिया. व्हाट इज़ द चेन ऑफ सर्वाइवल ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट? मेंशन इज कंपोनेंट्स. अच्छा, फिर इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा. ये वाइवा में नहीं आता, ये OSP में ही आता है. ठीक है. सक्सेसफुल रिससिटेशन फॉर द विक्टिम ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट रिक्वायर्स अ प्रॉपर इंटरवेंशन टू बी प्रोवाइडेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो ऐसे बंदे को सारी चीज़ें जितनी प्रॉपर हो सकती हैं हमें बहुत कम से कम वक्त में जो है पहुँचानी होती हैं. तो द एक्शन दैट मस्ट ऑकर हैव बीन कॉल्ड द कोहेन सर्वाइवल कंपोनेंट्स. तो जो एक्शन हमें लेना है उसको हम क्या कहते हैं? कोहेन ऑफ सर्वाइवल, सॉरी केहिन ऑफ सर्वाइवल कहते हैं हम इसको. जिसके कंपोनेंट्स जो है वो ये हैं: अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड कॉल टू इमरजेंसी सर्विसेज. लाइक कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कार्डियक अरेस्ट है और कोई मसला नहीं है. आप उसको डायग्नोस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आप उसको जो मेजर सिम्टम्स आपको जैसे ही मिलेंगे आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. अर्ली CPR, अर्ली डिफिब्रिलेशन एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट पहुँचाना है आपने. डिफाइन ए सिस्टोल. ए सिस्टोल. अच्छा, ये सवाल आपने 8 सेमेस्टर्स किए हैं ना. 7 सेमेस्टर्स में किसी न किसी टॉपिक के थ्रू ये सवाल आ ही जाता है. ये सवाल हर साल का ही है, कॉमन है. इसको इंटरनेशनल सवाल समझ लें आप, ठीक है ना. ओके. ए सिस्टोल और फ्लैट लाइन मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी कार्डियक एक्टिविटी. ए सिस्टोल से ए से कर लें एब्सेंस, सिस्टोल से कर लें कार्डियक एक्टिविटी, या स्टोल से इसको स्टॉप कर लें, समझ लें इसको, ठीक है ना. ए सिस्टोल यानी मीन्स ऑफ एब्सेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. ओके. और देयर आर द एब्सेंस ऑफ एनी मैकेनिकल कार्डियक फंक्शन. डिफाइन द पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या ये क्या होता है? जब हम ECG करते हैं तो उसमें कोई एसोसिएटेड कार्डियक कंट्रैक्शन नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. वो सीधी की सीधी आपके पास ECG आ रही होती है. ओके. अभी पिक्चर है, ये क्या किस चीज़ की पिक्चर है ये पूछ रहा है. एक आपके फ्रंटल पार्ट पर जो है वो इंजरी दिख रही है और एक आपका ऑसिपिटल पार्ट पर दिख रही है. तो ये पूछ रहा है ये क्या है. तो A इज़ कूप इंजरी एंड B इज़ कॉन्टर कूप इंजरी. ठीक है, कॉन्टर कूप इंजरी. डिफाइन सेकेंड इम्पैक्ट सिंड्रोम. सेकेंड इम्पैक्ट सिंड्रोम क्या होता है? When an athlete who has sustained an initial head trauma, most often a concussion sustains a second injury before symptoms associated with the first have totally resolved. Okay, अगर किसी को पहले से कोई हेड ट्रॉमा हो और वो ठीक हो गया हो, तो अगर दोबारा ही उस इंसान को सेम उसी जगह पर वही इंजरी होगी तो वो वर्स हो सकती है. ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ऐसे होता है कि वो बिल्कुल रिजॉल्व हो चुकी थी, लेकिन जब दोबारा से उस जगह पर इंजरी होती है तो पहले वाले सिम्टम्स भी जो वापस आ जाते हैं. ठीक है ना. राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ माइल्ड कंफ्यूजन. माइल्ड कंफ्यूजन के दो सिम्टम्स बता दें. डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड डायग्नोज. अल्टर्ड मेंटल स्टेटस. अल्टर्ड मेंटल स्टेटस मोस्ट कॉमन है, उसको तो आपने भूलना नहीं है. ओके. और डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज और डायग्नोज, ये तो आप जब OT में जब आप जाते हैं रोटेशंस में तो आपने तो यही कहना होता है कि जी ये रिकॉग्नाइज जो है डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्या केस है. तो ये तो आपको याद होगा ही. डिफाइन पोस्ट कंफ्यूजन सिंड्रोम. ये क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर इन विच various symptoms such as headaches, dizziness last for weeks and sometimes months after the injury that cause the confusion. इसमें पोस्ट कंफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है कि आफ्टर द सिंड्रोम ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें सर दर्द होता है, डिजीनेस होती है, हफ्तों तक रहती है ये इंजरीज़ के बहुत अरसे बाद भी. ठीक है ना. इसको हम कहते हैं पोस्ट कंफ्यूजन सिंड्रोम. तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम जैसा ही थोड़ा कुछ है.
नेम 3 टाइप ऑफ स्टांस विच आर यूज टू बैलेंस एरर स्कोरिंग सिस्टम BESS। बैलेंस एरर स्कोर सिस्टम के लिए 3 तरीके के स्टांस बताइए। देयर आर 3 डिफरेंट स्टांस, डबल, सिंगल एंड टेंडम। स्टेशन 3 में क्या हो सकता है आपके पास, भाई पूछें क्या है। दिस इज़ फिलाडेल्फिया हार्ड कॉलर। फिलाडेल्फिया हार्ड कॉलर है ये आपकी। ओके, राइट एनी 2 कंपोनेंट ऑन फील्ड असेसमेंट ऑफ एन एथलीट व्हेन विद अ पोटेंशियल सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। अगर उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई फील्ड में तो आप कैसे असेसमेंट करेंगे ऑन टू द फील्ड। 2 कंपोनेंट्स बताइए। द 2 कंपोनेंट्स आर डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इफ पॉसिबल, कि भाई हुई कैसे है इंजरी। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो फिर उसको ठीक कैसे करना है ये डिसाइड करना आसान हो जाता है। ठीक है, मैनुअली स्टेबलाइज हेड एंड नेक ऑफ द इंजर्ड एथलीट, और मैनुअली उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे जब तक आपके पास बाहर से कोई एड नहीं आती। राइट एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक के एनी लिखा है तो 4-5 मत लिखना, 2-3 लिख देना काफ़ी है। ओके, अगर लिखा होगा इतने देने तो फिर उतने लिखना। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक आर ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, वार्म एंड ड्राई फ्लड स्किन बिलो द इंजरी लेवल, शॉक लाइक सिम्टम्स अबव द लेवल ऑफ इंजरी। ओके, व्हाट शुड बी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या हो सकता है। IV फ्लूइड्स देंगे, वो बेसिक है, वो तो लाजमी देना है ताकि लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया जा सके। दे रिप्लेनिश फ्लूइड लेवल्स इन द वेन्स टू हेल्प द स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर। IV फ्लूइड देने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, तो बॉडी जो है वो अपने बहुत सारे फंक्शंस जो वो ऑटोमेटिकली मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। वेसोप्रेसर्स देते हैं अगर IV फ्लूइड जो है वो इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं और जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं फिर वेसोप्रेसर्स दे देते हैं, तो आपकी ब्लड कैपिलरीज जो है वो टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कुछ अर्से के लिए मेंटेन हो जाता है। उसके बाद वेसोप्रेसर्स हम कौन से देते हैं ये बताना होता है, तो हम नोरेफिनेफ्रिन और फेनाइलनेफ्रिन और डोपामिन और एपिनेफ्रिन दे रहे होते हैं, पर नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन जो है मोस्ट कॉमन है जो चल रहे होते हैं। एट्रोपिन देते हैं इफ़ योर हार्ट रेट इज लो, अगर हार्ट रेट लो है तो एट्रोपिन देना होता है। ओके, राइट एनी 2 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम के 2 साइन और सिम्टम्स बताने हैं, 2 लिखे हैं तो 2 ही बताना, वाइवा में ये लाजमी आएगा। ओके, सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम के 2 सिम्टम्स ये है कि वीकनेस होती है अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में और वेरिएबल सेंसरी लॉस हो जाता है, बस इतना बताना। और वाइवा में भी, और लिखना भी इतना ज़्यादा ना लिखना है ना ज़्यादा बोलना है, क्योंकि फिर सवाल में से सवाल निकलता है तो पॉसिबिलिटी है कि आप फंस जाओ। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट, इसके अलावा 4-5 और हैं जो मुझे जो मतलब मैंने पूछा है तो वो मोस्ट कॉमन भी हैं, और जो ये सवाल हैं इसमें वाइवा वाले सवाल भी थोड़े से ऐड हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आपको आसान लगेगा और इंशाल्लाह आपकी मदद होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिलती है तो मेरे हक़ में भी दुआ कर दीजिएगा। मेरा नाम माहीन है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।